गोष्टीच्या विरोधात नाही, मी पहिल्या दिवसापासून करतोय आणि गोष्टीच्या विरोधात आहोत. गोष्टीच्या विरोधात म्हटल्यानंतर एकूण काही गोष्टी या देशामध्ये चालू नमस्कार. जनादेश 2024 या आपल्या निवडणूक विशेष कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. माझ्यासोबत आता चर्चेमध्ये सहभागी झालेत आमचे ज्येष्ठ सहकारी योगेश कोलते, काँग्रेसचे मोहिते सर, मधु मोहिते आणि ज्येष्ठ पत्रकार शैलेंद्र परांजपे. आपण आता चर्चा ही सुरू करतोय, पण त्याआधी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उद्धव ठाकरे यांची पत्रकार परिषद शुरू है, अपन तिकड़े जाऊया थेट. चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने. सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ हैं. आता मी इथे बसून ममता बॅनर्जी सोबत आहेत आमच्या. ममता बॅनर्जी आमच्या सोबत आहेत. ममता बॅनर्जी पण सोबत आहेत. म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, ममता बॅनर्जींना सुद्धा खूप छळलेलं आहे. या छळवणुकीपासून सगळे लोक आता कंटाळलेत आणि चिडले की एवढा तुम्ही त्रास कसा देऊ शकता. एक लोकशाही म्हटल्यानंतर, राजकारण म्हटल्यानंतर कोणी विरोधात असू शकतं, कोणी सोबत येऊ शकतं, पण तो जीवघेणा विरोध असता कामा नये. सुडाचं राजकारण होता कामा नये. सुडाच्या राजकारणाला जे त्रासलेले आहेत सुडाच्या राजकारणाने, ते सगळे देशभक्त इंडिया आघाड़ी के. शिवसेना की क्या भूमिका होगी? मैंने जो बात कही उसमें और अलग भूमिका बताने की क्या आवश्यकता है? आप खुद भी अन्य दलों से बातचीत जरूर करूंगा. मेरी और ममता दीदी की बात हुई है और सारे लोग साथ थे और साथ रहेंगे. निकाल आया है महाराष्ट्र में, आज जो निकाल आया है एमबीए को जितनी सीटें मिली है 2019 से मुकाबले में काफी ज्यादा है, कैसे इसको देखते हैं? एमवी महाराष्ट्र का रिजल्ट तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे और कुछ सीटों की अपेक्षा थी, जरूर थी. 2-4 सीट्स वैसे तो मुझे जितने हमने लड़ी थी 48, तो 48 के 48 हमें जीतना चाहिए था. उम्मीद तो वही थी, विश्वास भी था. ठीक है, कुछ जगह लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है, क्या ऐसे आशंका आ सकती है. उत्तर पश्चिम मध्ये आता जेव्हा मोदी करण्यात आली, अमोल कीर्तीकर यांचा पराभव झाला. अमोल कीर्तीकरांचा अजून पराभव जाहीर झालेला नाही, कारण तिकडे नक्की गडबड आहे. आम्ही विचार करतोय कदाचित ती निवडणूकच आम्ही चॅलेंज देऊ निवडणुकीला, कारण एकूणच गडबड घोटाळा दिसतोय तिकडे. पहिल्यांदी ईव्हीएम मध्ये काय मतमोजणी झाली, मग पोस्टरमध्ये काय, तर आम्ही अजून तिकडे तो विषय सुरू आहे, पण बहुतेक आम्ही ती निवडणूक चॅलेंज करू. समाधानी आहेत का ज्या प्रकारे महाराष्ट्रात जागा महाविकास? नाही, मला तर 48च्या 48 पाहिजे होत्या. मला तर 48च्या 48 पाहिजे होत्या. काही ठिकाणी ठाणे असेल किंवा कोकण असेल. ठाणे आणि कोकण, मला नाही वाटत कोकण हा शिवसेनेपासून माझ्यापासून कोणी तोडू शकतो. त्याच्यामुळे कोकणचा पराभव हा अनाकल्य आहे आणि नक्कीच क्लेशकारक आहे. पण कोकणी माणूस असा कधी दगा देऊ शकत नाही. मला नाही वाटत तिकडे लोकांनी शिवसेनेच्या विरोधात मतदान, काहीतरी असू शकेल गडबड, बघायला लागेल. एक अयोध्या में बीजेपी की हार हुई है, प्रधानमंत्री वहां गए थे, राम मंदिर जो बड़ा, प्रधानमंत्री जी जहां जहां गए, महाराष्ट्र में जहां जहां आए थे वो सारी जगह हार गए. और इसलिए मैं मेरी पब्लिक मीटिंग में कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी और आने चाहिए महाराष्ट्र में. उन्होंने हर एक जगह पर मीटिंग ली होती तो हमारे लिए काफी अच्छा काम, हमारा प्रचार वही कर रहे थे. काँग्रेसने आपल्या उमेदवारासाठी काम केलं नाही असं दिसतंय. विशाल पाटील यांचा विजय झालेला आहे, तर सांगलीच्या बाबतीत तुमचं काय मत आहे? सांगलीच्या बाबतीमध्ये उघड दिसतंय आघाडीचा धर्म पाळला गेला की नाही पाळला गेला बघतोय, आणि त्यानुसार आमची पुढची पावले ठरतील. महाविकास आघाडी स्वागत केलं जाईल विशाल पाटील जर नाही, बघू ना आता काय होतंय त्याच्यावरती. उद्धव जी, पिछले 2.5 वर्षों में जब से आपकी पार्टी तोड़ी गई या नाम छीना गया, पार्टी का चुनाव छीने चले, तब से लेके अब तक का जो यात्रा कैसी रही? क्योंकि इस तरह की जीत की अपेक्षा जो है बीजेपी की तरफ से कहा जाता है ये संभव नहीं है, लेकिन वो करके दिखाया. मैं तो जितने सारे लोगों ने मुझ पर विश्वास दिखाया उन सारे लोगों का दिल से धन्यवाद उनको देता हूं. और मैं तो कहता हूं कि अब तो लड़ाई की शुरुआत हुई है. आपने जैसे कहा कि पार्टी तोड़ी गई, छीनी गई, मेरा पार्टी सिंबल छीना गया. यहां तक कभी कहा जाता था कि मोदी जी का फोटो लगाकर हमने इलेक्शन जीती थी. उनको भी, मतलब मोदी जी को मेरे पिताजी का फोटो लगाकर इलेक्शन लड़ना पड़ा. और तो आप देखो, सारी बातें छीनने के बाद भी मैं तो खड़ा रहा.
मेरा ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं खड़ा रहा। इन लोगों ने मेरी आलोचना की, गाली गलौज की। मैंने कहा नहीं कि मैं तो रोज 5 किलो गालियां खाता हूं जी वगैरह, कुछ कहा नहीं। ना ही मैंने कहा कि मैं परमात्मा का अवतार हूं। मैं तो हूं कॉमन मैन हूं, बाला साहब का और माँ का बेटा हूं, और मैं तो लड़ा। जितने सारे लोग मेरे साथ खड़े रहे उन सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं का आशीर्वाद मेरी शक्ति है, उनका ही आशीर्वाद मेरी शक्ति है, और इस शक्ति को मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। सर, धनुष्य बाण आपके साथ नहीं था? नहीं, सारी बातें उन्होंने छीनी थी, और क्या बाकी रखा था? एक सवाल ये है कि क्या अब मशाल के साथ ही आगे की राह ये करना है? देखो, मशाल ने आग तो लगा दी है, मशाल ने आग तो लगा दी है। और 19 में जितनी सीटें, अब तो महायुति हो गई, लेकिन उस वक्त जो युति थी कितनी सीटें थी? 41, 42, अब कितनी हो गई? तो ये तो अभी असली नकली का पता चलेगा। और मुझे तो नकली संतान कहते हैं, वो खुद को अपनी मां को भी मानने के लिए तैयार नहीं। अब तो कहते हैं कि परमात्मा ने भेजा है, मतलब नकली संतान है कौन? नाही, उद्धवजी, तुमच्या नेत्यांची जशी अन्य पक्षाच्या नेत्यांशी बोलणी सुरू आहे, तशीच भाजप आणि मोदींकडूनही चंद्रबाबू नायडू आणि असतील, जरूर करावी त्यांनी। पण माझा प्रश्न हाच आहे की पुन्हा बोलणी कशासाठी करताय? पुन्हा छळायला? म्हणजे आम्ही सुद्धा त्यांच्यासोबत होतो, तरी सुद्धा त्यांनी आमच्या लोकांच्या मागे ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय आमच्याकडनं गद्दार फोडून घेतले, त्यांना उमेदवारी दिली, त्यांच्या प्रचारासाठी मोदी स्वतः आले। आता पुन्हा तोच सगळा प्रकार, त्याचाच तोच अनुभव चंद्रबाबू पुन्हा घेतील असं तुम्हाला म्हणायचं का? ज्यांच्यावरती धाडी टाकल्या, ज्यांच्यावरती दंडेलशाही वापरली, त्यांनी यंत्रणांचा दुरुपयोग केला, तो दुरुपयोग पुन्हा होण्यासाठी मोदींना पाठिंबा देणार का चंद्रबाबू? हा प्रश्न आहे। ट्विट केलेलं आहे, तिसऱ्यांदा मोदी पंतप्रधान आता होणार आहे, जनतेचा धन्यवाद वगैरे त्यांनी व्यक्त केला। आता जर का सामान्य माणूस असतंय मोदीजी, तर आपण असं म्हटलं की देव त्यांचं भलं करू, पण ते स्वतः देव म्हटलं तर कोण त्यांचं भलं करू मला काय बोलता येत नाही। चला, सम्राट चौधरी म्हणजे भाजपचे जे आहेत त्यांना भेटायला उद्धवजींची जी पत्रकार परिषद थेट चालू होती, त्याच्यात त्यांनी जी मतं मांडली ती आपण ऐकली। केंद्रामध्ये सुद्धा अजूनही त्यांना असं वाटतं की थोडासा आशावाद आहे। अन्य जे सहकारी पक्ष आहेत त्यांची मदत घेऊन काँग्रेस कुठेतरी सत्तेसाठी पुन्हा प्रयत्न करू शकेल असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केलेला आहे। मधु मोहिते जी काँग्रेसचे जे प्रतिनिधी आहेत ते आपल्या स्टुडिओमध्ये उपस्थित आहेत। आपण काय सांगाल? फक्त 100 जागा काँग्रेसने हात या निशाणीवरती जिंकलेल्या आहेत, आणि इतर मित्र पक्षांची जर का गोळाबेरीज बघितली तरी ती 235च्या पुढे जाताना दिसत नाही। तरी सुद्धा काँग्रेस अजून सत्ता स्थापनेसाठी काही दावा करू शकेल, आपल्याला असं खरंच वाटतं का? एक खूप चांगली गोष्ट घडलेली आहे की देशभरातल्या सुबुद्ध नागरिकांनी जो काय आपल्या मतपेटीच्या द्वारे कौल दिलेला आहे तो निश्चितपणानं सुज्ञ स्वरूपाचा आहे। आणि त्यामध्ये खास करून काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी संपूर्ण जो का देशभर आपला अजेंडा जो का आहे तो अजेंडा जो काय पद्धतीनं मांडला, आणि त्यामुळं या देशामधल्या सत्ताधारी पक्षाने ज्या प्रकारचं वातावरण निर्माण केलं होतं की या ठिकाणी कोणताही वर्ग हा तसा सुरक्षित नाही। महागाई तर सिगेला पोचलेली होतीच, आणि त्या ह्याच्यामध्ये त्यांचे संपूर्ण काही नेते हे संविधान आम्ही बदलणार आणि त्यासाठी आम्हाला 400 जागा या हव्या आहेत अशा प्रकारचा प्रचार करून ज्या प्रकारचा त्यांचा एक जो प्रचार सुरू होता त्या प्रचारामध्ये, आणि जे काही महत्त्वाचे मुद्दे होते ते मुद्दे खास करून महागाईचा आहे, बेरोजगारीचा आहे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत आणि महिलांवरचे अत्याचार असतील, तर या बाबतीमध्ये काँग्रेसचा जो अजेंडा आहे तो अजेंडा हा लोकांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम खास करून ह्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलेलं आहे। महाराष्ट्रामध्ये आमचे काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत नाना पटोले, त्यांनी सुद्धा ज्या प्रकारचं रणनीती आखली आणि आज आपण ज्या प्रकारचे निकाल पाहत आहोत त्या निकालामधून निश्चितपणानं एक आपल्याशी ही चर्चा आपण सुरू ठेवणारच आहोत, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आता थेट बोलत आहेत। आपण जाऊया, नेते नेमका काय सांगतायत ते ऐकायला। कि लोग देख रहे हैं, देश की जनता देख रहे, दुनिया के लोग देख रहे, तीसरी बार जो भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए ऐसे व्यक्ति का कैसे स्वागत होता है,
और विनम्रता से सभी कार्यकर्ता जनता का अभिवादन का स्वीकार करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। मोदी मोदी मोदी। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के बाद पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में। भारतीय जनता पार्टीचं जे मुख्यालय आहे मिला है, हालांकि तिकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भव्य स्वागत होताना लेकिन आपल्याला सरकार दिसतंय। बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। 272 के जादुई आंकड़े से आगे बढ़ते हुए सभी एनडीए को कार्यकर्ताओं समर्थन का मिला। प्यार, सभी जनता का प्यार, इसका अभिवादन का स्वीकार करते हुए देश को प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार चुने गए हमारे आदरणीय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जोरदार स्वागत हम सब मिलकर कर रहे हैं। बीजेपी जे नवी दिल्ली स्थित भाजपाचं मुख्यालय आहे तिकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भाजपाच्या अन्य वरिष्ठ नेत्यांबरोबर आगमन झालेलं आहे आणि त्यांचं जोरदार स्वागत होताना आपल्याला दिसतंय। सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थान ग्रहण करें, अपने स्थान पर बैठे। आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी भी भारी वोटों से फिर एक बार सांसद चुने गए हैं। उनका जोरदार तालियों से हम यहां पर अभिनंदन करेंगे। आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का भी गुजरात से जोरदार वोटों से जनता ने चुनकर भेजा है। हम भी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारत माता की। तो अपने आप में प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं भाजपा मुख्यालय में तो एक जोश उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में, और विनोद तावड़े को हम देख रहे हैं किस तरीके से जोश और उत्साह को बढ़ाते हुए वहां पे तमाम बड़े नेता, जिसका ऋतु आप जिक्र कर रहे थे, हमने तस्वीरों में देखा अमित शाह जी मौजूद हैं, राजनाथ सिंह जी मौजूद हैं, जेपी नड्डा जी मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री के मौजूदगी में वहां पे जोश और उत्साह दिखाई पड़ रहा है। एनडीए अपनी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है और ऐसे में अब मेल मुलाकातों और बैठकों के दौर की शुरुआत हालांकि हो चुकी होगी। अधिकृत तौर पर और भी इन बैठकों का जिक्र आएगा, उसके बाद में सरकार बनाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। और आज प्रधानमंत्री इस जनादेश के बाद क्या कहते हैं, देखना दिलचस्प होगा। जी हाँ, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, इस समय मंच पर मौजूद हैं, जहां वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के उस हौसले को बढ़ा भी रहे हैं, विक्ट्री के साइन के साथ धन्यवाद भी दे रहे हैं, क्योंकि निसंदेह ये जनादेश एक बड़ा जनादेश है, क्योंकि 10 साल सत्ता में रहने के बाद एक बार फिर एनडीए गठबंधन इतिहास रचने की तरफ बढ़ गया है। कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनके मार्गदर्शन में ये चुनाव हमने सभी देश भर के कार्यकर्ताओं ने लड़ा। ऐसे आदरणीय नड्डा जी को मैं नम्र अनुरोध करता हूं कि वो अपना उद्बोधन यहां हम सब के समक्ष रखे। आदरणीय नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विजय उत्सव पर मंच पर उपस्थित हम सबके बहुत ही प्रिय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री
श्री अमित भाई शाह जी और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में इस विजय उत्सव में आए हुए हमारे सभी समर्थक कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और देश भर से टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता और भारत की यशस्वी जनता, आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज इस धन्यवाद मोदी जी को देने के लिए और विजय उत्सव मनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में उत्साह के साथ आए हुए हैं कार्यकर्ता। आप सब लोगों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमें सबको स्मरण है कि चाहे चुनाव की बेला हो, चाहे देश को नेतृत्व करने की बात हो और देश को समस्याओं से निकालने का, अब जिसे हम कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा देश को, पार्टी को, देश की जनता को फ्रंट से लीड किया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज सभी एनडीए के साथी दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने अथक प्रयास के साथ पीछे कई महीनों से अथक प्रयास किया और एनडीए को जो जीत दिलाई है, उसके लिए मैं साथी दलों का और हमारे कार्यकर्ताओं का और साथी दलों के कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के करोड़ों हमारे देशवासियों को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक घड़ी के चश्मदीद गवाह बनने का हम सबको सौभाग्य दिया, ऐसे हमारे मतदाता बंधु, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे करोड़ों करोड़ों देशवासियों को मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जानते हैं देश ने एक नई करवट राजनीति में ली और एक नया इतिहास रचा है 2014 के पश्चात। हम जानते हैं कि 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनकर के आई, मजबूत सरकार, और हमने देखा कि इस मजबूत सरकार को 2019 में फिर से भारत की जनता का आशीर्वाद मिला और देश के चाहे कोई आपदा आई, चाहे समस्याएं आई, चाहे गरीबों के उत्थान के विषय थे, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को फिर से 2024 में आशीर्वाद देते हुए इस ऐतिहासिक घड़ी को हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बात को भी हमने देखा, ये भी इसके अभी हम साक्षी हैं। मित्रों,
एनडीए का गठन के पश्चात ये कोई भी गठबंधन पहली बार भारत के राजनीति में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और हम सब लोग खुशनसीब हैं कि हम उस ऐतिहासिक घड़ी के पल के चश्मदीद गवाह भी होंगे और साथ ही साथ उस पल को हम सब लोगों को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि जो लोग देश हित के लिए काम करते हैं उन्हें चुनौतियां भी आती हैं और उन चुनौतियों को बखूबी लड़ करके देश प्रथम, देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, इस कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनके लिए खुद का स्वार्थ महत्वपूर्ण होता है और खुद के स्वार्थ के लिए स्वार्थपूर्ण गठबंधन करते हैं और स्वार्थपूर्ण तरीके से लोक लुभावने वायदे करके सरकार के नजदीक आना चाहते हैं, जहां ऐसे लोगों को देश की जनता सबक सिखाती है, वहीं इनका इकोसिस्टम जो देश के विकास के दृष्टि से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको नकार देता है। बड़े बड़े राजनीतिक घटनाओं को दुनिया के सामने, देश के सामने उसको गलत तरीके से रखने का प्रयास करता है। हम बंगाल में 3 सीटों से बढ़कर के 77 सीट हो जाती हैं, उसकी चर्चा नहीं होती, कह देते हैं हम हार गए, भूल जाते हैं कि हमारे मत प्रतिशत कितने गुना बढ़े। और आज ही उड़ीसा में विशुद्ध पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में। विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कुशल नेतृत्व के कारण वहां बन रही है। लेकिन कुछ लोग 30-40 सीटें जीत ले तो धूम मचाने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि देश किस तरीके से मोदी जी के साथ खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आज के दिन प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में हमने एक एक प्रदेश में अपना झंडा, एनडीए का झंडा गाड़ा। और आज मुझे खुशी होती है आपके साथ ये चर्चा करते हुए कि अरुणाचल प्रदेश में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, तीसरी बार सरकार। उड़ीसा में हमने 80 सीटें जीती हैं, 40% हमारा मत प्रतिशत रहा है और उसी तरीके से लोकसभा में भी एक तरफा फैसला लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में दिया है। मैं आपके साथ इस बात की भी चर्चा करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में हमारे अलायंस पार्टनर के साथ वहां भी एनडीए की सरकार बन रही है। इस तरीके से परिवर्तन हुआ है। मित्रों, केरल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला है, जहां हम कहीं दूर दूर तक नहीं दिखते थे, दूर दूर तक नहीं दिखते थे, उस केरल में कमल खिला है और वहां भी एनडीए की उपस्थिति हो गई है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे वोट शेयर बढ़े हैं, हमारे प्रदेशों में वोट का शेयर भी बढ़ा है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। 2014 में यह बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटी थी कि एक गरीब मां का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बने थे और वो भारत की गुर्बत और भारत के अंदर रहने वाले गरीब लोगों की दुख उसको उन्होंने आत्मसात किया था।
वो जानते थे गरीबी क्या है, वो जानते थे कि गरीबों का नेतृत्व करने की क्या आवश्यकता है, वह जानते थे कि देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। और मुझे याद है कि 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो आपने उस समय कहा था, मेरी सरकार गांव को, गरीब को, वंचित को, पीड़ित को, शोषित को, दलित को, महिला को, युवा को, किसान को समर्पित रहेगी और उनके विकास के लिए हम काम करेंगे। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि आज आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज मिल रहा है और उनकी चिंता हुई है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। और आगे 30 में इस देश का कोई भी नागरिक जो 70 साल से ऊपर का होगा उसको भी आयुष्मान भारत का कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इस बात को हमको ध्यान रखना। उसी तरीके से चाहे बहनों को गैस का चूल्हा पहुंचाना हो, गैस का सिलेंडर पहुंचाना हो, हर घर नल, हर घर जल, इसकी व्यवस्था करनी हो, हमारे भाइयों को, बहनों को बैंक से जोड़ना हो, ये सारे काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई और गरीब की चिंता की गई, गरीब की चिंता की गई। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बागडोर संभाली थी तो भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था ये बिल्कुल लड़खड़ाई हुई थी, एक तरीके से ढह गई थी। और भारत देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था जब लड़खड़ाई तो दुनिया में भी हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत कम हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती दी गई, अर्थव्यवस्था को मजबूती दी गई और बैंकिंग व्यवस्था के बारे में दुनिया ने भी सराहा कि आज भारत एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 11वें नंबर की। आज हम मोदी जी के नेतृत्व में सुदृढ़ तरीके से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और मोदी 30 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की होने जा रही है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांवों को मजबूती मिली, गरीबों को ताकत मिली, दलितों को सम्मान मिला, युवाओं की आशाएं और आकांक्षाओं को पूरा किया, महिलाओं को सम्मान दिया और किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया और वंचित पीड़ित लोगों को विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। ये 10 साल का परिवर्तन हम सब लोगों को देखने को मिला है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच के साथ काम करता रहा। कोई भी सकारात्मक 10 साल में कोई भी सकारात्मक योगदान विपक्ष का नहीं रहा है। और मैं तो यह भी कहूंगा कि अभी भी उनको गुमान है, अभिमान है कि देश में एक ही परिवार राज करने लायक है, यानी रस्सी आपने बारंबार जलाई, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, इस तरीके का इनका व्यवहार रहा है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, चुनाव के दौरान इन्होंने झूठ फैलाया, इन्होंने फेक वीडियोस निकाले, जनता को बरगलाने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, जनता को एक तरीके से झूठ बोल करके वास्तविकता से दूर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने चुनाव में प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को भी ताक पर रखा। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, गालियां दी,
एक बार नहीं अनेकों बार ये विपक्ष का बौखलाहट बोलता है, ये विपक्ष की खिसियाहट बोलती है, ये विपक्ष का बारंबार हार देखने के कारण ये नतीजा हम सबको देखने को मिलता है। और ये अवसरवादी गठबंधन यह जिस तरीके से काम करता रहा है, लोगों ने इसको बारंबार खारिज किया है और 2024 में भी इनको खारिज किया, यह भी हम सबको मालूम है। ये तीसरी बार हार का सामना कर रहे हैं और उसके कारण ये बौखला गए हैं। मेरी इनको सलाह है कि आप अब अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। समय आ गया है कि बारंबार आपको भारत की जनता क्यों आपको गिरा रही है, क्यों आपका साथ नहीं दे रही है, इसका आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। और मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि गठबंधन एनडीए का मजबूती से मोदी जी के नेतृत्व में देश का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ेगा और देश को आगे ले जाएगा, इस बात का हम सबको विश्वास है। मैं यहां प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं रहूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एनडीए का एक एक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो आप हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर महीने, हर वर्ष पूरी ताकत के साथ देश की सेवा में जुटे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके नेतृत्व में एनडीए का एक एक कार्यकर्ता भारत को सामर्थ्यवान बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा और आपके नेतृत्व में उसको हम सपना को पूरा करेंगे और हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं इसके पहले कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको ऐसे ऐतिहासिक मौके पर मार्गदर्शन मिले, मैं उससे पहले देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से, समग्र एनडीए परिवार की ओर से और देशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का माल्यार्पण करके, माला पहनाकर उनका स्वागत हम सब लोग करेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो देश को संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की
लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। भारत की पहचान को 4 चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया, वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है।
और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे। और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया, वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगाना में हमारी संख्या 2 गुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों
और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। साथियों, 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था। तब देश ने हमें, क्योंकि वो समय था देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। 2013-14 का कालखंड देखिए, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। फ्रेजाइल 5 शब्दों से मैं नवाजा जाता था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन घोटालों से भरी रहती थी। देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के संबंध में आशंकित हो गई थी। ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। साथियों, आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया। और यह आंकड़ों में नहीं दिख सकता है। देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस प्यार, इस अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरे भावों में है। ये मेरे मन मस्तिष्क के कोने कोने में रचा बसा है।
देश की कोटि कोटि माताओं बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। साथियों, पिछले 10 साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। ये हम में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला। आजादी के 70 साल बाद 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिले। देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन की सुविधा मिली। करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। राष्ट्र प्रथम की इसी भावना की वजह से जम्मू कश्मीर से 370 हटी। जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म हुए, बैंकिंग रिफॉर्म हुए। हमने राष्ट्रहित को हमेशा सबसे आगे रखा। आप याद करिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में
देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा ही समाज के हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास की रही है। बीते 10 वर्षों में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और इसमें एक बड़ी संख्या एसटी, एसटी, ओबीसी की है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा न हो जाए। हमारी सरकार के गवर्नेंस मॉडल के केंद्र में रहा है। स्पोर्ट्स से स्पेस और एंटरप्रेन्योरशिप तक हम हर क्षेत्र में माताओं, बहनों, बेटियों को नए अवसर देने के लिए काम करेंगे। बीते 10 वर्षों में आपने देखा है, हमने मेडिकल कॉलेज की संख्या 2 गुनी की है, एम्स की संख्या 3 गुनी की है, स्वरोजगार और स्टार्टअप में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। हमने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चर बनाया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा। हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। हम अपने युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार हर क्षेत्र में सशक्त करेंगे। किसानों के लिए बीज से बाजार तक आधुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्राथमिकता पर होगा। दलहन से लेकर खाद्य तेल तक हम हमारे किसानों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे। साथियों, आने वाला समय ग्रीन एरा है, हरित युग का है। आज भी हमारी सरकार की नीतियां प्रगति, प्रकृति और संस्कृति के समागम की है। हम ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे। ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी, हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम करेगी। भाई और बहनों, आज का भारत वैश्विक समाधान का हिस्सा भी बन रहा है। हमने कोरोना के दौरान देखा है कि कैसे भारत की वैक्सीन कैपेसिटी ने दुनिया को संकट से बचाने में मदद की। हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करके स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोले हैं। क्लाइमेट चेंज से लेकर फूड सिक्योरिटी तक
जो भी विषय दुनिया के सामने है, भारत उनके लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन को स्टेबिलिटी और डायवर्सिटी देना भी अपना दायित्व समझता है। इसलिए भारत आज विश्व बंधु के रूप में सबको गले लगा रहा है। मुझे विश्वास है, मजबूत भारत मजबूत दुनिया का एक मजबूत स्तंभ सिद्ध होगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। भाइयों और बहनों, भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है। सेवा भाव से बड़ी राजनीति कोई नहीं हो सकती। इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरि रखने की परंपरा को निरंतर मजबूत करना है। भाजपा का कार्यकर्ता जन आकांक्षाओं, जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, और ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से हम निरंतर संवाद करते रहें। साथियों, कुछ ही दिनों में देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाएगा। उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेरणा है कि ध्येय पथ पर अड़ी कैसे रहा जाता है। अपने ध्येय पथ में भी हमारी मेहनत में कोई कमी ना रहे। हम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करते रहे। हमारे जीवन की बहुत बड़ी कसौटी होनी चाहिए। हम सभी मिलकर देश के लिए काम करें, हम देश हित को सर्वोपरि रखें, तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। इसी साल हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार सभी राज्यों के साथ, चाहे वो किसी भी दल की क्यों न हो, मिलकर काम करेगी। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। ये राष्ट्र नीति के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। विकसित भारत के हमें निरंतर
बड़े फैसले लेने हैं। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम फैसले भी लेने हैं। 6 दशक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है। 6 दशक बाद किसी गठबंधन को, एनडीए को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। जनता जनार्दन के साथ विश्वास का ये अटूट रिश्ता, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। आपका आशीर्वाद नए उत्साह, नए उमंग के साथ काम करने की हमारी ऊर्जा है। मैं हमारे अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी और संगठन की केंद्र की टीम, संगठन की राज्यों की टीम, जिले की टीम, मंडल की टीम, बूथ लेवल की कमेटी हो या पन्ना प्रमुख, नड्डा जी के नेतृत्व में अनेक चुनौतियों के बीच जिस हिम्मत के साथ, जिस समर्पण भाव से राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एनडीए को विजय दिलाई है, वे सबके सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आज देशवासियों ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है, एनडीए पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं 140 करोड़ देशवासियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे एनडीए के सभी साथियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं इस देश के महान लोकतंत्र को, महान संविधान को फिर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जनादेश 2024 या कार्यक्रमात पुन्हा एकदा आपलं मनपूर्वक स्वागत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जणू काही एक विजयी सभाच आपल्याला पाहायला मिळाली। काँग्रेसचं जे मुख्यालय आहे दिल्लीमध्ये, तिकडे त्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संबोधित केलं आणि मला असं वाटतं की अतिशय उत्साहाचं वातावरण त्या संपूर्ण पक्षामध्ये दिसतंय। आणि जो एक काही थोडासा असा एक सूर होता की 400 पारचा नारा दिला होता आणि प्रत्यक्षात तेवढं यश मिळालं नाही, पण तशा प्रकारची कुठली पण एक अशी काही किनार या विजयाचा जो काही उत्साह होता त्याच्यात अजिबात दिसली नाही। मृणालीजी, आपण काय सांगाल? तर आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की मोदींनी भारताला पुढे नेण्याचं जे काय स्वप्न पाहिलं आणि जनतेला दाखवलं ते खरंच खूप महत्त्वाचं आहे। भारत महासत्ता होण्यासाठी कशी टप्प्याटप्प्याने पावलं टाकली जातील हे सांगतानाच परराष्ट्र धोरण, पायाभूत सुविधांवर असलेला भर, 370 कलम रद्द करून काश्मीर जोडून घेणं ही मोदींची खरोखर गेल्या 10 वर्षातली उपलब्धी आहे। त्याचं श्रेय त्यांना दिलं गेलंच पाहिजे। मी मगाशी जसं म्हटलं की 90 मार्क्स मिळवणारा मुलगा 60 मार्क्स मिळवून वर्गात पहिला आलाय, त्यामुळे तिथल्या त्या सभेवर त्या पहिल्या येण्याच्या कौतुकाची छाप होती, ती स्वाभाविक आहे। पण यापुढे मोदींच्या समोरची जी आव्हानं आहेत ती आव्हानं जास्त गंभीर होत जाणार आहेत। आजची सभा ही विजयाची आहे, ती आव्हानांचा आढावा घेण्याची नाही। पण मागे म्हणजे ज्याला आपण बोर्डरूम मध्ये म्हणतो, भारतीय जनता पक्षाच्या या एका अत्यंत प्रमुख
आणि आजवरच्या वाटचालीतल्या सर्वाधिक विजय मिळवून देणाऱ्या नेत्याला आता बरोबर असलेल्या एनडीएच्या घटक पक्षांची कसं वागावं लागेल, त्यांचे काही हट्ट असतील, त्यांच्या काही मागण्या असतील, त्या कशा ऐकून घ्याव्या लागतील हे ठरवावं लागेल. अर्थात हे सगळे नंतरचे प्रश्न आहे. जेव्हा भारतात नवं सरकार येत आहे आणि त्यांनी त्या सालाचा उल्लेख पण केला, पंडित जवाहरलाल नेहरूंनंतर पुन्हा एकदा नरेंद्र दामोदरदास मोदी पंतप्रधान जेव्हा होत आहेत, तेव्हा देश म्हणून देशाने जो काय कौल दिलाय त्याबद्दल त्यांचं आपण अभिनंदनच करायला पाहिजे. जागतिक पातळीवर पण ही मोठी ठरणारी घटना आहे. मला असं वाटतं थोडा त्या जागतिक पातळीवरच्या आव्हानांचा आपण विचार करू. चीनचं आपल्यासमोर मोठं आव्हान आहे, इस्लामिक दहशतवादाचं पण आपल्यासमोर मोठं आव्हान आहे. त्या सगळ्यात भारताचं पोझिशनिंग कसं असेल याचा विचार करावा लागेल. हा विचार करताना आता विरोधी पक्षाची संख्या जास्त वाढली असल्यामुळे मोदींनी त्यांना विश्वासात घेऊन ही सगळी आखणी केली तर ते उचित ठरेल. पंतप्रधान पदावर असताना अटल बिहारी वाजपेयी अशा प्रकारची पावलं कायम टाकायचे. त्यामुळे आज जो रायडर आहे भारताच्या जनतेने दिलेला की आम्ही तुम्हाला बहुमत देतो, पण आम्हाला तुमच्यावर विरोधी पक्षाचा अंकुशही ठेवायचा आहे, तो अंकुश या सभेत दिसणार नाही, पण तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे मोदी 3.0 मध्ये जे काय करावं लागेल ते सर्व सहमतीने, किंबहुना अशी सर्व सहमती होत नसते, पण सर्वांना विश्वासात घेऊन करणं आवश्यक राहणार आहे. दुसरं, संघटनात्मकरित्या जर बोलायचं झालं, मृणालीजी तुम्ही आता जो मुद्दा मांडला विरोधी पक्षांचा, आपण विरोधी पक्षांकडे सुद्धा आता जाऊया की मधुजी, बऱ्याच वर्षानंतर काँग्रेस ही 100च्या जवळ गेलेली दिसते आपल्याला. इंडिया आघाडीने 295 जागा मिळतील असं म्हटलं होतं. खूप मोठ्या पक्षांची त्यांनी आघाडीसुद्धा केली, पण जे त्यांनी लक्ष्य ठरवलं होतं ते लक्ष्य ते काही गाठता आलं नाही. मग ही जी चांगली झालेली कामगिरी अशी वाटते, त्याला तुम्ही यश मानताय का? निश्चितपणानं हे यश आहेच. आणि खास करून काँग्रेसने जवळजवळ 100%च्या जवळपास आपलं यश हे अधिक मिळवलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये प्रामुख्यानं काँग्रेस पक्षाचे नेते असतील, राहुल गांधींच्या 2 यात्रा असतील की ज्याच्यामुळं संपूर्ण देशभर एक निश्चितपणानं की मोदीसारख्यांनी गेल्या 10 वर्षामध्ये एक ज्या प्रकारची दहशत निर्माण केली होती आणि सगळ्या ज्या काही शासकीय यंत्रणा आहेत, मग ईडी असेल, CBI असेल वगैरे, या मार्फत ज्या पद्धतीनं अनेक त्यांनी पक्षांची फोडाफोडी केली, अनेक लोकांना त्या प्रकारचं जेरबंद केलं, अनेक सामाजिक संघटनांच्यामुळे त्यांनी त्या प्रकारचं आणलं. अशा पार्श्वभूमीमध्ये राहुल गांधींनी डरो मत असा जो काही नारा दिला आणि त्याच्यामुळं जो काही इंडिया आघाडी निर्माण झाली, त्या इंडिया आघाडीने भले ज्या प्रकारचा प्रचार केला त्यामध्ये ते निश्चितपणे इंटॅक्ट राहिले. बऱ्याच ठिकाणी त्यांनी ज्या काही गोष्टी आहेत त्या घडवून आणल्या. एखादा दुसरा अपवाद सोडला तरी त्यांनी 295 पर्यंतचं निश्चितपणानं त्यांचं एक त्या प्रकारचा कार्यक्रम त्यांनी आखलेला होता. परंतु आपण सगळं पाहतोय की इलेक्ट्रॉल बॉन्डच्या रूपानं जे एक चित्र पुढं आलेलं आहे की त्यामध्ये ह्या निवडणुका लढवत असताना ज्या प्रकारची साधनसामुग्री पक्षांकडे असते, त्या साधनसामुग्रीचा जो काय क्रम आहे तो इलेक्ट्रॉल बॉन्डने सुद्धा आपल्याला दाखवलेला आहे. आणि त्याच्यामुळं कोण किती पुढे होतं आणि कुणाकडे किती साधनसामुग्री होती याची सुद्धा त्यांनी ऐनवेळेस निवडणुकीच्या वेळेस त्यांनी कोंडी करण्याचा, गोष्टी करण्याचा प्रयत्न केला. आणि अशाही परिस्थितीमध्ये जे काही यश आलेलं आहे हे निश्चितपणानं मोठं आहे, मोलाचं आहे. आणि देशातल्या नागरिकांनी जे काय मतदान केलेलं आहे, खास करून महाराष्ट्रातल्या सुद्धा मतदारांनी ज्या प्रकारचा कौल दिलेला आहे आणि जे काही इथे अजित पवारांनी सुद्धा नंतर ज्या पद्धतीनं पक्ष फोडून त्या भाजप आघाडीवरती गेले, त्यामुळे त्यांचं सुद्धा पाणीपत. तुम्ही आता जो राज्यातल्या राजकारणात देखील उल्लेख केला, तर शैलेंद्रजींकडे आपण जाऊयात की या लोकसभा निवडणुकीचे जे निकाल लागलेले दिसत आहेत याचा राज्यातल्या आगामी विधानसभा निवडणुकीवरती काय परिणाम होईल असं तुम्हाला वाटतं? आगामी निवडणुका ज्या आहेत त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने 2 प्रकारच्या निवडणुका आहेत, एक विधानसभेची आणि एक महापालिकांची. तर विधानसभेच्या निवडणुकीत अर्थातच भारतीय जनता पक्षाच्या जागा कमी झालेल्या आहेत. तर महाविकास आघाडी आणि महायुती याच प्रकारच्या महायुती आघाडी राहतील का मुळात त्या निवडणुकीला, हा एक प्रश्न आहे. म्हणजे अजित पवारांचं काय होईल,
म्हणजे उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे एकत्र येतील का मला वाटत नाही, किंवा उद्धव ठाकरे पुन्हा भाजपकडे येतील का लगेच वाटत नाही. तर याच्यात अनेक परम्युटेशन कॉम्बिनेशन होतील. पण आपण या इलेक्शनच्या बाबतीत जर म्हणायचं तर देशातल्या जनतेचे आभार मानायला पाहिजेत. त्याचं कारण असं की इंग्रजीत जसं ते म्हणतात ना की अँड दे लिव्ड हॅपीली एव्हर आफ्टर, सारखं इकडे भाजप आणि काँग्रेससारखे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष खुश आहेत. एक 100 गाठली म्हणून आणि एक सत्ता राखली म्हणून. सगळे प्रादेशिक पक्ष खुश आहेत, म्हणजे समाजवादी पक्ष, RJD, NCP, शिवसेना उभाटा, शिवसेना, एकनाथ शिंदे, त्याच्यात TMC म्हणजे तृणमूल, हे सगळे लोक आनंदी आहेत कारण त्यांनी आपापले गड राखलेत. लोक आनंदी आहेत कारण ते या कुठल्या ना कुठल्या पक्षाचे फॉलोअर आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इलेक्शन कमिशन सुद्धा आनंदी आहे कारण कुणीच EVMला शिवाय देत नाही. म्हणजे तुम्ही मला सांगा याच्यावर की भारी निवडणूक कुठली असणार आता आपल्या देशात? ही एकच निवडणूक आहे, सगळ्यांना खुश करून टाकलं लोकांनी. अजून काय पाहिजे? जे रडत बसतील ते बसतील. मोदीजी स्वतः खुश आहेत, राहुलजी खुश आहेत, आपण कशाला टेन्शन घ्यायचं? सगळ्यांनी खुशीत आनंद साजरा करून टाकायचा. ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित आपल्याशी आता जोडले गेलेले आहेत. प्रशांतजी, आत्ताच शैलेंद्रजींनी उल्लेख केला की सर्वत्र आनंदी आनंद आहे. तुमची नेमकी भावना काय आहे की आत्ताचा जो निकाल लागलाय तो तसा अपेक्षित तुम्हाला होता का? अपेक्षित बिलकुल नव्हता. 272 ते 300 या दरम्यान मोदींना मिळतील, भाजपला जागा मिळतील असं व्यक्तिगत मला वाटत होतं. 400 वगैरे काही वाटत नव्हतं. परंतु उत्तर प्रदेशात मोठी गडबड झाली. महाराष्ट्रातही अपेक्षेपेक्षा जास्त गडबड झाली. आणि याला मुख्य कारण मला दिसतात ती 2च दिसतात. याचा तपशील खूप नंतर, कारण असं असतं की पराभव झाला की झोडणारे खूप असतात आणि विजय झाला की कौतुक मानणारे खूप असतात. मी एका मागाशी दुसऱ्या चॅनेलवर म्हटलं की बुमराह आत्ता कौतुकाच्या शिखरावर आहे. उद्या त्याच्या एका ओव्हरमध्ये 3 6 कोणी मारल्या किंवा 4 6 मारल्या तर पत्रपंडित लगेच बुमराहचं हे संपलं असं म्हणतील. त्यामुळे हे चालूच असतं. पण मला जे 2 फॅक्टर महत्वाचे दिसतात. एक म्हणजे उत्तर प्रदेशात बसपाची मतं खूप कमी झाली, किंबहुना बसपा वाईपआउट होण्याच्या दिशेने गेली आणि तो बसपाची मतं ही काँग्रेसकडे वळली. आणि काँग्रेस सपा यांचं जे गठबंधन झालं, जे 5 वर्षापूर्वी झालं होतं तेव्हा चाललं नव्हतं कारण तेव्हा बसपा स्ट्रॉंग होती आणि त्यामुळे ती मतं त्यांना मिळाली नव्हती आणि भाजपचा फायदा झाला होता. ते त्रिकोणी जी लढत होते ती दुकोनी झाली, समोरासमोर झाली. आणि तसंच महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीला अपेक्षा इतकी मतं मिळाली नाहीत. इथेही तोच प्रश्न येऊन तीच समस्या भाजप समोर आली आणि काँग्रेसची मतं वाढली आणि भाजपची मतं कमी झाली. आणि दुसरं महत्वाचं कारण जे काही जणांशी बोलताना कानावर येत आहे ते उमेदवार निवडीमध्ये पूर्वी काँग्रेस करायची तसंच यावेळी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने बराच हस्तक्षेप केला. जिथे जिथे तो हस्तक्षेप बरोबर ठरला तिथे निवडून आले, जिथे ठरला नाही विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र तिथे फटका बसला कारण उत्तर प्रदेशातली उमेदवार निवड ही चुकीची झालेली आहे असं अनेक जण उत्तर प्रदेशातले लोक वेगवेगळ्या कार्यक्रमातनं सातत्याने सांगत होते. पण केंद्रीय नेतृत्वाला भाजपच्या वाटलं की हिंदुत्वाची लहर आपल्याला तारून नेईल. एक महत्वाची गोष्ट विसरले की राम मंदिराचं निर्माण यामुळे पिछडे किंवा दलित जमाती SC ST यांच्यावर काहीही परिणाम होत नाही. त्यांच्यासाठी तो विषय महत्वाचा नाही. हा महत्वाचा धडा या यत्न ते भाजप घेईल आणि त्यांना वेगळ्या पद्धतीने सामावून घेण्याचा प्रयत्न करेल असं मला वाटतं. आणि तिसरा महत्वाचा मुद्दा, उत्तर भारतातलं हिंदुत्व हे महाराष्ट्र किंवा पश्चिम बंगालमध्ये चालत नाही. पश्चिम बंगालमधल्या हिंदुत्वाला रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, बंकिमचंद्र, रवींद्रनाथ टागोर अशांची एक परंपरा आहे आणि महाराष्ट्रातल्या हिंदुत्वाला संत साहित्याची आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची परंपरा आहे. आत्ताच्या मोदींच्या भाषणात बारकाईने पाहिलं असेल तर त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव मुद्दाम घेतलं. त्यांचं महाराष्ट्राकडे लक्ष आहे असं दिसतं. आणि दुसरा महत्वाचा भाग म्हणजे भ्रष्टाचाराविरुद्धचा लढा आणखी कडक करणार असं म्हणाले. याचा अर्थ ED आणि याचं जे काही चालू आहे ते तसंच चालू ठेवणार असा एक संकेत दिसतो. आणि मीच पंतप्रधानपदी राहून पुढचे 5 वर्ष काढणार हेही त्यांनी आत्ता सांगितलेलं आहे. परंतु भाजपला बऱ्याच गोष्टी नव्याने सारीपाट मांडायला हवाय आणि त्याचे अनेक आयाम आहेत. म्हणजे सत्तेत राहतील का, बाहेर पडतील का, संघटनेत जातील का, संघटनेत काय बदल होतील वगैरे अनेक गोष्टी आहेत.
प्रशांतजी, वोट शेअरचा तुम्ही जरी उल्लेख केला असला तरी आपण पाहिलं तर 2014 साली बीजेपीला पूर्ण देशामध्ये फक्त कमळ या निशाणीवरती 31% मतं मिळाली होती. त्यांचे 282 जागा निवडून आल्या होत्या. 2019 मध्ये त्यात मोठी वाढ झाली. 37.36% एवढी त्यांना मतं मिळाली आणि तब्बल 303 जागा आल्या. पण आता मतांची टक्केवारी फारशी घसरली नाहीये. 36.63 वाढली थोडीशीच नाही, थोडीशी कमी झाली फक्त कमळ या निशाणीची. पण सीट्स मात्र खूप घसरल्या. आणि तेच जर काँग्रेसकडे पाहिलं तर 19.49% ही जी 2019ला मतं होती ती आता वाढून 21.27% झाली. पण सीट्स मात्र दुपटीहून जास्त वाढल्या. याचं एक कारण असं की कॉन्सन्ट्रेटेड म्हणजे ठराविक मतदारसंघात तुमची मतसंख्या वाढली तर तुम्हाला जास्त सीट मिळतात. राजस्थानमध्ये ते झालंय. राजस्थानमध्ये भारतीय जनता पक्षाची मतं 50%च्या वर आहेत, पण काँग्रेसला 10 जागा मिळाल्या. त्याचं कारण असं त्या 10 जागांमध्ये काँग्रेसची मतं ही कॉन्सन्ट्रेट झालेली होती. हे नेहमीच होतं. तुमच्याकडे मतसंख्या मोठी असेल पण ती पसरलेली असेल खूप मतदारसंघात तर तुमच्या सीट कमी होतात. तीच मतदार संख्या तुमचं जर का कॉन्सन्ट्रेटेड असेल, जसं दिल्लीत भाजपची होती आणि त्यामुळे भाजपला 50%च्या वर होती, ती कायम राहिली. त्यामुळे आपला काही तिथे करता आलं नाही, आप आणि काँग्रेस एकत्र येऊन सुद्धा. तर हे प्रत्येक राज्यानुसार बदलत जातं. या निवडणुकीत भाजपला उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र या 3 यांनी तिथे त्यांचं राजकारण जमलं नाही. त्याला मुख्य कारण बसपा आणि वंचित आणि तिकडे ममता बॅनर्जींचं स्वतःचं एक राजकारण. पण अन्य सर्वत्र एक लक्षात घ्या की तिसऱ्या टर्ममध्ये सुद्धा हा 400 पारचा नारा नसताना तर तिसऱ्या टर्ममध्ये सुद्धा 240 जागांचं सुद्धा कौतुक झालं असतं. हे सगळं झालंय असं की एखादा क्रिकेटपटू कायम सेंचुरी मारतो आणि तो 97वर आउट झाला किंवा 90वर आउट झाला की आपल्याला वाटतं की अरे अरे हे याचं बिघडलं. याचा अर्थ असा नव्हे की मोदींनी काही शिकू नये. मोदींचा पराभवच झालेला आहे असं मी म्हणेन. कारण त्यांनी त्या पद्धतीचं वातावरण निर्मिती केलेली होती आणि त्यामुळे आता सुद्धा त्यांच्या भाषणात नेहमीचा जोश नव्हता किंवा कार्यकर्त्यांमध्ये सुद्धा नेहमीचा जोश नव्हता आणि ते साहजिक आहे. पण त्यांनी एक गोष्ट सांगितली की सत्ता आमच्याकडेच राहणार, सत्ता काय आम्ही सोडणार नाही आणि ते बरोबर आहे. 240च्या वर त्यांच्या जागा आहेत. सर्वात मोठा पक्ष तो आहे. दुसरं त्यांनी महत्वाचं सांगितलं की आमचे सगळे विरोधक एकत्र येऊन त्यांची जेवढी संख्या आहे त्याच्याहून जास्त एकट्या भारतीय जनता पक्षाची जागांची संख्या आहे हेही त्यांनी सांगितलं. तर ते आता कॉन्फिडन्स द्यायला बघतायत. महाराष्ट्राकडे त्यांचं लक्ष आहे हेही त्याच्यावरनं लक्षात येत आहे. पण महाराष्ट्र भाजपसाठी अतिशय कठीण किल्ला सर करायला अतिशय कठीण किल्ला आहे हे या निवडणुकीत दाखवलं. दीक्षित सर, भाजपाकडे सत्ता राहील असं म्हटलंय. हा एक छोटा प्रश्न यांच्या आधी घेतो की सत्ता भाजपाकडेच राहील असं जाहीर केलेलं आहे. पण भाजपाला एकट्याला पूर्ण बहुमत नसताना रालोआ सरकारची पुढची दिशा कशी राहील, कशी वाटचाल राहील असं वाटतं तुम्हाला थोडक्यात? नाही, त्याच्यात चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमारांची मागणी काय आहे ही महत्वाची ठरेल. दोघंही फार काही त्रास एक लक्षात घ्या, चंद्राबाबू नायडू आणि नरेंद्र मोदी यांचं आर्थिक धोरणाबाबतचा आउटलुक बराचसा सारखा आहे. ते दोघंही प्रो रिफॉर्मिस्ट आहेत. उलट मला असं वाटतंय काय म्हणतात या पराभवातनं मोदींना एक फायदा असा होईल की हिंदुत्वाची धार त्यांना आपोआप आता कमी करता येईल. कारण हे 2 पक्ष आल्यामुळे जर वाजपेयींना ऍडव्हान्टेज मिळायचा, त्यांनी सांगितलं होतं की अनेक 370 कलम किंवा या गोष्टी आम्ही बाजूला ठेवलेल्या आहेत. अयोध्या पण त्यांनी बाजूला ठेवलेलं होतं. आता ते होईल. तो जो एक कडव्या गटाचं प्रेशर होतं ते आता कमी होईल. कारण ते कमी व्हायला नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू हे मदत करतील आणि ते कोणती खाती मागतात हे महत्वाचं ठरणार आहे. पण दोघांनाही केंद्रात बळकट सरकारची गरज आहे. कारण चंद्राबाबूंना आंध्रमध्ये आपलं बस्तान परत पक्क करायचंय आणि नितीश कुमारांनाही पुढच्या काळात आपलं बस्तान पक्क करायचंय. तिथे पासवानसारखा चेहरा भाजपला मिळालेला आहे आता, जरी ते भाजपत नसले तरी. कारण तिथे दलित मतं भाजपकडनं दूर गेली नाही. कारण जिताराम माझी आणि पासवान म्हणजे यांचा मुलगा हा तिथे होता आणि शिवाय नितीश कुमार होते. उत्तर भारतात तसं नव्हतं. उत्तर भारतात योगी आदित्यनाथ हे ठाकूर आहेत आणि ठाकूरांच्या विरोधात बरीच तिथे नाराजी आहे. म्हणजे जातीची समीकरणं तशी आहेत. त्यामुळे यादव, मुस्लिम, दलित हे आणि काँग्रेस म्हणजे हे काँग्रेसची मूळ मतपेढी दलित आणि मुस्लिम प्लस
समाजवादीकडे यादवांची फळी, हे एकत्र आले आणि त्यांनी वोट ट्रान्सफर केलं एकमेकाकडे, जे मागच्या वेळेस झालं नव्हतं. मागच्या वेळेस बसपा आणि सपा एकत्र आले, पण बसपाची मतं सपाकडे गेली नव्हती, सपाची बसपाकडे आली होती. त्यामुळे सपाच्या जागा कमी झाल्या होत्या आणि बसपाच्या वाढल्या होत्या. यावेळेस तसं झालं नाही. पण हा नरेंद्र मोदींना एक ऍडव्हान्टेज आहे, चंद्राबाबू आणि नितीश कुमार बरोबर असणं. आणि आणखी सुद्धा अनेक घडामोडी होऊ शकतात. उद्या एकनाथ शिंदेचे 6च्या 6 खासदार भाजपत गेले तरी मला आश्चर्य नाही वाटणार, त्यांची संख्या वाढण्यासाठी. बरोबर. अनेक गोष्टी सर, घडू तुम्ही आता शकतात. जे मुद्दे मांडलेत ना, त्याबाबत त्याच काही मुद्द्याला आता, जोडून नानिवडीकर हे मॅडमला करू सुद्धा शकत काही नाही. बोलायचंय. हा, एक तर आपण लक्षात घेऊ की आता जे प्रारंभिक विश्लेषण निकालांचं चालू आहे त्याच्यामध्ये असं दिसतंय की भाजपला जो काय फटका बसलाय तो दलित बहुल मतदारसंघात बसलाय. म्हणजे तिथलं स्वतःचं पोझिशनिंग वाढवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाला अतिशय खोलात जाऊन प्रयत्न करावे लागतील. अर्थात त्यासाठी 5 वर्ष आहेत, कारण आज मोदी सरकार तिथे आलेलं आहे. दुपारी जेव्हा प्रश्न निर्माण झाला होता की चंद्राबाबू नायडू नक्की काय करतील, तेव्हा बाबूंच्या जवळच्या लोकांनी सांगितलं की त्यांना जे हवंय ते मागतील, बाकी दुसरीकडे जाण्याचा ते अजिबात प्रयत्न करणार नाहीत, कारण तिथल्या संख्येपेक्षा इथली संख्या कितीतरी जास्त आहे. त्यानंतर शरद पवारांनी पण प्रेस कॉन्फरन्समध्ये ताबडतोब स्पष्ट केलं की आम्ही चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांना संपर्क केलेला नाही. आता मगाशी ज्या मुद्द्यावर मला बोलायचं होतं आणि जो प्रश्न तुम्ही शैलेंद्र परांजपेंना विचारला होता तो आपल्याकडे वेळ अगदी थोडाच आहे, त्यामुळे अगदी थोडक्यात आपण सांगू, कारण शैलेंद्रजींना सुद्धा त्यांचं वाक्य बोलायचं. तो सध्याचा सर्वात कळीचा मुद्दा आहे, तो म्हणजे महाराष्ट्रातली 4 महिन्यांनी होणारी निवडणूक. महाराष्ट्र भाजपसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. त्यामुळे इथे 4 महिन्यात मोदी काय फेरबदल करू शकतात यावर त्यांचं जे काय विनेबिलिटी आहे ती अवलंबून राहील. एकच वाक्य सांगतो की जसं प्रशांत म्हणाले त्याच्यामध्ये चंद्रबाबू नायडू इतरत्र जाणार नाहीत. त्याचं एक कारण असं की ते आंध्रमध्ये इलेक्शन जिंकलेले आहेत आणि आंध्र प्रदेशची आर्थिक स्थिती लक्षात घेतली तर त्यांना आत्ता या मोदी सरकारच्या मध्ये चांगला सपोर्ट देऊन चांगल्या प्रमाणात फंड राज्यासाठी मिळवणं हे जास्ती सोपं आहे. ते इंडिया आघाडीकडे जाऊन ते तितकं शक्य होणार नाही असं मला वाटतं. आणि त्या आर्थिक कारणासाठी आणि त्यांच्या राज्याच्या विकासासाठी ते मोदींबरोबर राहतील असं आत्ता तरी वाटतं. धन्यवाद शैलेंद्रजी, मधु मोहितेजी आणि मृणालीताई, आपण या चर्चेमध्ये सहभागी झालात. प्रशांत दीक्षित हे सुद्धा आमच्याशी ऑनलाईन या चर्चेमध्ये सहभागी झाले. या सगळ्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. जनादेश 2024 हा कार्यक्रम आज सकाळी 7 वाजल्यापासून अव्याहतपणे सुरू होता आणि जनादेश 2024 हा कार्यक्रम जेव्हा अगदी प्रचार चालू होता लोकसभेचा तेव्हापासून सतत गेले काही महिने आपण चालवतो आहोत आणि याच्यासाठी खूप सारी मेहनत आपण घेतली होती. दूरदर्शनची जी तांत्रिक टीम आहे त्या टीमने खूप सारी मेहनत घेतली होती. जी दूरदर्शनची न्यूज टीम आहे त्या टीमने सुद्धा खूप सारी मेहनत घेतली आणि याच्यातूनच हा कार्यक्रम साकार झाला. आणि मला असं वाटतं की आजच्या सबंध दिवसामध्ये ज्या ज्या काही बातम्या, ज्या ज्या काही अपडेट्स येत राहिले वेळोवेळी ते अत्यंत निष्पक्षपणे आणि विश्वासार्हतेने आम्ही तुमच्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. याबरोबर जनादेश 2024 हा कार्यक्रम आपण इथेच संपवूया आणि यानंतर काही वेळातच सादर होतील आमच्या सह्याद्री वाहिनीवरून 9:30च्या बातम्या. तोपर्यंत नमस्कार.